नमस्ते। आज हम एक ऐसी कमाल की चीज की कहानी जानने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। जी हाँ, बात हो रही है प्रिंटिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर आज तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सब किसी को हाथ से लिखना पड़ता। मतलब हर एक किताब, हर एक अखबार, सोचकर ही लगता है ना कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी कितनी जरूरी है। प्रिंटिंग से पहले की दुनिया और बाद की दुनिया में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क था। पहले किताबें बनना एक बहुत ही धीमा, महंगा काम था और ये सिर्फ कुछ खास लोगों जैसे चर्च या बहुत अमीर लोगों के पास ही होती थीं। लेकिन प्रिंटिंग के आने के बाद अरे सब कुछ बदल गया। किताबें तेजी से छपने लगीं, सस्ती हो गईं और देखते देखते हर किसी की पहुंच में आ गई। तो चलिए पहले उस दौर में चलते हैं जब हर किताब हाथ से लिखी जाती थी। ये वो जमाना था जब किताबें सच में किसी खजाने से कम नहीं थीं। उस जमाने में किताबें कागज पर नहीं बल्कि वेलम पर लिखी जाती थी। और जानते हैं ये वेलम क्या था? जानवरों की खाल। सोचिए जरा, एक किताब बनाने में ना जाने कितने जानवरों की खाल लगती होगी। बस इसी वजह से ये इतनी बेशकीमती थी। और इन्हें लिखने वाले भी कोई आम लोग नहीं बल्कि माहिर लोग होते थे, जिन्हें स्क्राइब्स कहा जाता था। एक एक किताब को लिखने में महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रिंटिंग की कहानी यूरोप में शुरू ही नहीं होती। इसकी शुरुआत तो पूरब में हुई थी, खासतौर पर चीन और जापान में। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग 594 एडी में ही शुरू हो गई थी। सोचिए कितना पहले। फिर ये टेक्नोलॉजी बौद्ध भिक्षुओं के साथ जापान पहुंची और इसके कई सौ साल बाद गुटेनबर्ग ने यूरोप में अपनी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। शाही चीन में तो एक बहुत ही जबरदस्त प्रिंट कल्चर था। हर पेज को लकड़ी के ब्लॉक पर बड़ी बारीकी से उकेरा जाता था। यहाँ तक कि सरकार सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाती थी। और देखते ही देखते 17वीं सदी आते आते पढ़ना लिखना सिर्फ ज्ञान की बात नहीं रही, बल्कि ये लोगों के लिए मनोरंजन का एक जरिया बन गया था। अब बात करते हैं जापान की। यहाँ एक बिल्कुल अनोखी विजुअल प्रिंट संस्कृति पनपी, जिसे उकियोई कहा जाता था। इसका मतलब था तैरती हुई दुनिया के चित्र। और इन वुड ब्लॉक प्रिंट्स ने कला को आम लोगों तक पहुंचा दिया। इन उकियो प्रिंट्स में क्या होता था? इसमें रोजमर्रा की जिंदगी के नज़ारे होते थे, जैसे टी हाउस के सीन, मशहूर एक्टर और प्रकृति के खूबसूरत दृश्य। मतलब इसने कला को बड़े बड़े महलों से निकालकर आम जनता के बीच पॉपुलर और सस्ता बना दिया। तो पूरब से हमें ये तो साफ हो जाता है कि प्रिंटिंग कोई अचानक आई हुई चीज नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत पुरानी और विकसित कला थी। अच्छा, तो अब कहानी को वापस यूरोप लेकर आते हैं। यहाँ पर किताबों की मांग बस बढ़ती ही जा रही थी और एक शख्स ने इस बड़ी मुश्किल का हल निकाल लिया। उस समय यूरोप में किताबों की जैसे भूख सी लगी हुई थी। यूनिवर्सिटीज खुल रही थीं, व्यापारी और छात्र पढ़ना लिखना सीख रहे थे और इस वजह से किताबों की एक ऐसी डिमांड पैदा हो गई जिसे हाथ से लिखकर पूरा करना नामुमकिन था। तो साफ था, एक नई टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत थी। और यही एंट्री होती है योहान गुटेनबर्ग की। उनका जीनियस किसी एक नई चीज को बनाने में नहीं था, बल्कि 3 पुरानी चीजों को एक बिल्कुल नए अंदाज में जोड़ने में था। पहला, उन्होंने अपने सुनार वाले हुनर का इस्तेमाल करके धातु के मजबूत अक्षर बनाए। दूसरा, उन्होंने अंगूर से रस निकालने वाली वाइन प्रेस को कागज पर एक बराबर दबाव डालने के लिए अडॉप्ट कर लिया। और तीसरा और सबसे क्रांतिकारी, उन्होंने मूवेबल टाइप का आइडिया अपनाया। तो ये मूवेबल टाइप आखिर था क्या, और ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों था? देखिए, चीन की वुड ब्लॉक तकनीक में हर पेज के लिए लकड़ी का एक पूरा ब्लॉक तराशना पड़ता था। अगर एक भी गलती हो गई तो पूरा का पूरा ब्लॉक बेकार। लेकिन मूवेबल टाइप में हर अक्षर धातु का एक अलग टुकड़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षरों को जोड़कर शब्द और पन्ने बनाए जा सकते थे और काम खत्म होने के बाद उन्हीं अक्षरों को निकालकर किसी और पेज के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। ये स्पीड, एक्यूरेसी और रीयूजेबिलिटी की एक क्रांति थी। इस नई नवेली प्रेस से छपने वाली पहली बड़ी किताब थी बाइबल। इसकी करीब 180 कॉपियां बनाने में लगभग 3 साल लग गए। ये काम इतना बड़ा था कि इसने ये साबित कर दिया कि अब ज्ञान को किसी एक जगह पर बांधकर नहीं रखा जा सकता। अब जरा देखते हैं कि इस एक आविष्कार ने समाज पर कैसा जबरदस्त असर डाला और कैसे इसने विचारों की एक पूरी क्रांति को ही जन्म दे दिया। ये स्लाइड दिखाती है कि बदलाव कितनी तेजी से आया। साल 1500 तक यूरोप में लगभग 2 करोड़ किताबें छप चुकी थीं।
लेकिन सिर्फ एक सदी बाद 1600 तक ये आंकड़ा 10 गुना बढ़कर 20 करोड़ हो गया। ये वाकई एक धमाका था। हाथ से लिखी किताबों से छपी हुई किताबों की तरफ ये जो तेज बदलाव आया, इसी को प्रिंट क्रांति कहा जाता है। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल बदलाव नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा बदलाव था। इस क्रांति ने एक बिल्कुल नया पाठक वर्ग तैयार किया। देखिए, प्रिंट से पहले ज्ञान कैसे फैलता था? मौखिक रूप से, लोकगीतों और कहानियों के जरिए। लेकिन प्रिंट के बाद किताबें सस्ती हो गईं और सबकी पहुंच में आ गईं, जिससे साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर कोई इस बदलाव से खुश था। धार्मिक और राजनीतिक ताकतों को डर सताने लगा कि छपाई से बागी विचार फैलेंगे और उनका कंट्रोल कमजोर पड़ जाएगा। और इसी डर का नतीजा था सेंसरशिप। लेकिन मार्टिन लूथर जैसे लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, प्रिंटिंग ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है। 1517 में मार्टिन लूथर ने चर्च की आलोचना करते हुए अपनी 95 थीसिस को छापने के लिए इसी प्रेस का इस्तेमाल किया। जो विचार पहले हाथ से लिखकर बस कुछ लोगों तक ही पहुंच पाते, वो अब सिर्फ कुछ हफ्तों में पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गए। और इसी ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आंदोलन की चिंगारे भड़का दी। यही तो थी प्रिंट की असली ताकत, एक विचार को एक आंदोलन में बदलने की शक्ति। तो प्रिंटिंग ने विचारों की एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगली क्रांति की चिंगारी कौन जगा रहा है।